नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मैं मनीष राणा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल PHM विद मनीष शर्मा में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा जो 10th क्लास का मैथ है उसका फर्स्ट चैप्टर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम इसमें आपको 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले और कुछ जो फॉर्मूले होते हैं वो सब पहले डिस्कस करेंगे और फिर हम आगे जैसे पहले 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन करेंगे, फिर हम 2 नंबर वाले और फिर हम जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट होते हैं सब कवर करेंगे। तो आज मैं आपको केवल जो 1-1 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए हैं और या तो आगे हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो मैं आज आपके लिए लेके आया हूं। तो चलिए फिर आज उनको हम एक एक करके क्वेश्चनों को देखते हैं। तो दोस्तों मैं केवल आपको यहाँ पर क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराऊंगा और आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे साइड में दिख जाएगा। तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ और उसको सॉल्व करता हूँ। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है कि संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा, यानी 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होंगे वो हमें बताने हैं। तो देखिए मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। पहला ऑप्शन है 2 × 5⁻2 × 7। ऑप्शन बी है 2 × 5 × 7। ऑप्शन सी है 2⁻2 + 5 × 7 और जो हमारा ऑप्शन डी है वो है 2⁻2 × 5 और × 7⁻2। अब 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे वो हमें इनके ऑप्शन देख के बताने हैं। तो चलिए पहले हम 140 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 140 के जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7, 2, 2 × 6 और यहाँ आएगा 5। अब 5 से करेंगे तो 7 और 7 से करेंगे तो 1। तो यहाँ 140 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे देखो 2, 2 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। तो यहाँ से जो हमारा ऑप्शन है वो सी सही हो जाएगा, जो कि इसका आंसर सी होगा। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, आपने देख लिया। ऐसे क्वेश्चन पिछले एग्जामों में आए हैं, इस बार भी आ सकता है, तो मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, क्वेश्चन 2 है भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेषफल में संबंध होगा। तो मैं पहले ऑप्शन लिख देता हूं। इसका जो ए ऑप्शन है वो है भाज्य बराबर शेषफल इंटू भागफल प्लस भाजक। इसका जो बी ऑप्शन है वो है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इसका जो ऑप्शन सी है वो है भाजक बराबर भाज्य इंटू भागफल प्लस शेषफल। और इसका ऑप्शन डी है भाजक बराबर भाज्य इंटू भागफल इंटू शेषफल। तो ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सा जो हमारा रिलेशन है वो सही है। तो देखिए चलो मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। तो यहाँ मान लीजिए एक संख्या है जैसे 4, इस 4 को मुझे 3 से डिवाइड करना है। तो यहाँ से जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, 3 एकम 3 और यहाँ शेषफल रिमाइंडर आएगा 1। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें, देखिए इसको हम कहते हैं भागफल, इसको हम कहते हैं शेषफल यानी रिमाइंडर, और ये जो हमारी संख्या है ये, इसको हम क्या कहते हैं, भाजक, और इसको हम कहते हैं भाज्य। तो आप जानते हैं अगर मुझे ये बीच वाली संख्या या ये वाली चाहिए तो हम क्या करते हैं, इसका भाजक का और भागफल का इंटू करते हैं, यानी 3 × 1 + 1। तो 3 एकम 3 और 1 4 ही ये आ जाएगी। मतलब जो हमारा सही यहाँ पर रिलेशन है वो क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल। तो भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो ये जो ऑप्शन है हमारा कौन सा सही है, तो देखिए ऑप्शन नंबर हमारा बी है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ से जो हमारा है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन 3 देखते हैं। तो तीसरा हमारा जो क्वेश्चन है वो है, आपको क्या है, लासा दिया गया है, लासा दिया है 2 संख्याओं का लासा, यानी एलसीएम ऑफ 12, 21 = 84 ये दिया गया है और आपसे इनका मासा पूछा है। तो
HCF ऑफ 12 21 ये आपसे पूछा है। तो देखिए यहाँ पर आप समझना, देखिए मैं यहाँ पर मैंने पहले जैसे बोला था कि मैं पहले फॉर्मूले डिस्कस करूँगा, तो इसमें मैं क्या करता हूँ कि जैसे ही कोई क्वेश्चन आएगा उसमें जो फॉर्मूला अप्लाई होगा मैं वहाँ पे आपको उस फॉर्मूले की बात कर लूँगा, उसको आपको अच्छे से समझा दूंगा, तब मैं वो क्वेश्चन समझाऊंगा। तो मुझे वो पहले वो पूरा नहीं समझाना पड़ेगा, तो ऐसे क्वेश्चन भी हो जाएंगे और हमारे सारे फॉर्मूले भी डिस्कस हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखो फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल, क्योंकि फॉर्मूला होता है हमारा दो संख्याओं का जो हमारा गुणनफल है दो संख्याओं का वो होता है इन दोनों संख्याओं के HCF और LCM के गुणनफल के बराबर। यानी इन दो संख्याओं का HCF और LCM होगा, उन दोनों का गुणा कर लेते हैं तो हो जाएगा LCM इंटू HCF। ये हमारा फॉर्मूला होता है। या चाहे तो आप इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दोनों संख्याओं का HCF इंटू LCM। ये तो देखिए दोनों संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या को मैं लिख लेता हूं A और B इस तरीके से, और HCF और LCM को यहाँ पे मैं ऐसे ही लिख लेता हूं। ये हो जाएगा HCF इंटू LCM। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या है, LCM हमको दिया है और HCF पूछा है, तो हम क्या करेंगे, देखो HCF हमें चाहिए तो LCM आ जाएगा इसके नीचे, तो हमें इसका HCF चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं HCF बराबर A इंटू B अपॉन LCM। तो देखिए HCF चाहिए A इंटू B यानी A इंटू B यानी इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो हमारा HCF हो जाएगा इन दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी 12 इंटू 21 बटे में क्या है LCM, तो LCM को दिया है 84। इसको सॉल्व करते हैं, 21 एकम 21, 21 चौके 84 और 4 से 12 को काटेंगे 3 बार, तो यहाँ से 3 आ गया। तो यहाँ से हमारा जो HCF है 12 और 21 का वो हो जाएगा 3। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। तो मैं पहले ऑप्शन लिख देता हूं। पहला ऑप्शन है सदैव अपरिमेय, ऑप्शन बी है सदैव परिमेय, ऑप्शन सी है परिमेय और अपरिमेय दोनों, परिमेय और अपरिमेय, और जो ऑप्शन डी है वो होगा 0। तो देखिए ध्यान से समझना, एक परिमेय संख्या हो और एक अपरिमेय संख्या हो, उन दोनों का अंतर पूछा है। तो देखिए ध्यान रखना, जब भी आपके पास एक परिमेय संख्या हो और एक अपरिमेय हो तो उनका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा एक अपरिमेय संख्या आएगी, चाहे आप उन दोनों संख्याओं को जोड़ रहे हो या आप घटा रहे हो, इवन आप भाग भी कर रहे हो। तो देखिए तो हम क्या लिखेंगे, परिमेय प्लस अपरिमेय बराबर क्या होगा, ये होगा आपका अपरिमेय। ये और अगर हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ते भी हैं, परिमेय प्लस अभी हमने जोड़ा है, अभी घटाते भी हैं, तब भी वह अपरिमेय ही आएगा। तो इस तरीके से हमने समझ लिया कि कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें हमें क्या पूछा था कि इन दो, एक परिमेय संख्या को और एक अपरिमेय संख्या को यदि हम जोड़ें तो उनका रिजल्ट क्या होगा, तो वो हमारा हो जाएगा सदैव अपरिमेय ही होगा। तो चलिए ये भी क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्वेश्चन है हमारा। 5वां क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन है ऑप्शन ए जो है √3/√5, बी ऑप्शन है √2 × √7 और सी ऑप्शन है √5 +
√7 इंटू √5 माइनस √7, और इसका जो ऑप्शन डी है वो है √12। तो देखिए यहाँ पे 4 संख्याएं आपको सामने दी गई है। आपसे बोला है कि इन चारों में से परिमेय संख्या कौन सी होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको ध्यान रखना है, यदि अंडर रूट के अंदर कोई अभाज्य संख्या आ जाए, कोई अभाज्य संख्या आती है अंडर रूट के अंदर, तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगी। तो यहाँ से दूसरी चीज आपको एक और समझ लेनी है। देखिए यहाँ पर क्या है, 2 अपरिमेय संख्याएं हैं, तो इसको हम तो ऐसे लिख सकते हैं √3/5, तो ये भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। देखो इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा √7 दूनी 14। अब देखिए इस हिसाब से तो ये अभाज्य नहीं है, लेकिन हम क्या लिखेंगे, इसको 2 × 7 लिखेंगे तो दोनों ही अभाज्य हो जाएंगी, तो फिर ये अभाज्य हो जाएगी। यहाँ से ये आप देख रहे हैं पूरी, यहाँ पे ये संख्या जो है परिमेय होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं इन दोनों का गुणा हो रहा है, तो यहाँ पे एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो a² - b² हो जाएगा। तो √5 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 5 - 7 यानी -2, और -2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर 12 को हम लिख पाएंगे, ये हो जाएगा आपका 2√3। तो 2√3 भी क्या है, या √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, उसमें परिमेय से गुणा करेंगे तो वो अपरिमेय ही आएगी। तो यहाँ से इसका जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यह संख्या होगी परिमेय। तो चलो ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, आप मेरे साथ बस प्रैक्टिस कर लीजिए। पेपर में ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो हमारी क्लास से अलग आ जाए। थोड़ा बहुत संख्या इधर उधर हो सकता है, लेकिन और उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 6वां, निम्नलिखित में से कौन सा सहभाज्य संख्याओं का युग्म है। अब सहभाज्य संख्या आप जानते हैं, सहभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं, हमेशा ध्यान रखना, सहअभाज्य संख्या कभी सिंगल नहीं होती, उसके लिए क्या है, पेयर होना चाहिए, 2 संख्याएं होनी चाहिए। तो यहां लिखता हूं मैं, 6वां क्वेश्चन है हमारा कि देखो ऑप्शन क्या क्या है। बी ऑप्शन है आपका 18,25, और जो सी ऑप्शन है वो है 31,93, और डी ऑप्शन है 32,62। तो देखिए इन चारों जो ऑप्शन है, इनमें से कौन सहअभाज्य संख्या है वो बताना है। तो देखिए हमेशा ध्यान रखना, 2 ऐसी संख्याएं जिनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता, 1 को छोड़कर, तो वे जो दोनों संख्या है वो सहभाज्य संख्याएं हो जाती हैं, को प्राइम नंबर हो जाते हैं। जैसे मैंने लिखा, मान लीजिए मैंने एक लिखा 5 और एक मैंने लिखा 22। अब देखिए 5 और 22 में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो आप देखेंगे तो इनका ये दोनों कैसी संख्या बोली जाएंगी, सहभाज्य संख्या बोली जाएंगी, सहअभाज्य यानी को प्राइम नंबर। यहाँ पे आप देखिए इन दोनों में क्या कोई कॉमन है, तो देखिए जो हमारा 14 होता है 14, ये 2 × 7, और यहाँ ये क्या होता है 5 × 7, तो 7 कॉमन है। यहाँ आप देखेंगे 18 और 25, क्या इसमें है कोई, तो 25 का क्या होता है 5 × 5, और जो 18 होता है वो हमारा क्या होता है 2 3, ठीक है। तो यहाँ इसमें कोई भी, अब देखो 18 में तो जो गुणनखंड करेंगे 18 के, तो उसमें तो कोई 5 आएगा नहीं, इसमें तो 5 ही है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, सहभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ देखो 2 उभयनिष्ठ आ रहा है, यहाँ 31 उभयनिष्ठ आ रहा है, और यहाँ पे 7 आ रहा है, यहाँ पे कोई भी नहीं आ रहा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो चलिए बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचता है। यानी मैं संख्या लिखता हूं, कौन सी है, 35, 56 और 91। मतलब वो ये कह रहा है कि हमें एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसको क्या करें कि यदि इन तीनों संख्याओं से भाग करते हैं तो प्रत्येक बार शेष रह जाता है 7 शेष बचता है, ये हमें बताना है। तो देखिए छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इनका हम एलसीएम लेंगे। तो अगर बड़ी से बड़ी कहता तो फिर हम एचसीएफ लेते हैं। यहाँ पे क्या है, छोटी से छोटी संख्या बतानी है, तो हम क्या करेंगे, इनका चलो इनका पे ऑप्शन भी लिख देता हूँ आपका। तो ए ऑप्शन है इसका जो ए ऑप्शन है वो है 3640, इसका जो बी ऑप्शन है वो है 3645, इसका सी ऑप्शन है 3647, और इसका ऑप्शन डी है वो है 3740। तो दोबारा से बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन क्या है
इन तीनों संख्याओं से हम जब उस संख्या में भाग दें तो प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। ये ऐसी छोटी से छोटी संख्या हमें बतानी है। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले इन तीनों का क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो चलिए एलसीएम बिल्कुल आसानी से ले सकते हैं, छोटी क्लासों से ही हमने एलसीएम को सीख लिया है। तो ये हो जाएगा 56 और ये हो जाएगा 91। तो चलिए 2 से करते हैं, तो 35 में नहीं जाएगा, ऐसे ही रहने दो। ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 91, ये आपका 35, ये हो जाएगा 14, 91, 2 से फिर देंगे 35, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 91। अब 5 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 13 7 91, नहीं ये भी 5 से ये नहीं कटेगा, ऐसे ही। अब यहाँ लगाएंगे 7 से, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, 13 7 91, यहाँ जाएगा 13 बार, यहाँ से 13, तो अब ये आएगा 1, यहाँ पर 1, ऐसे। तो देखते हैं इसका HCF एलसीएम क्या आया। तो क्या आ जाएगा, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, और 40 गुणा 7 गुणा 13, तो क्या हो जाएगा 7 चौके 28, 280 गुणा 13, तो 13 से गुणा करिए, 0 13 8 104, 104 का क्या आएगा 0 4, हासिल कितनी हो जाएगी 10, और 13 दूनी 26, 26 और 10 36। अब देखिए ये आया इसका एलसीएम। हमें क्या बताना था, प्रत्येक दशा में 7 शेष और बचता है, वो संख्या बतानी है, तो इसमें 7 और जोड़ देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3647 हो जाएगा ये। अब आप इस संख्या में चाहे 35 से भाग दें, चाहे 56 से दें, चाहे 91 से दें, हर दशा में 7 आपका रिमाइंडर बचेगा। तो यहाँ से जो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 3647, यानी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। तो इस प्रकार से आप इसे कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखते हैं। एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। तो मैं पहले ऑप्शन लिख देता हूं, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ए क्या है, प्राकृतिक संख्या। ऑप्शन बी है इसका अपरिमेय संख्या। ऑप्शन सी है परिमेय संख्या, और इसका ऑप्शन डी है पूर्ण संख्या। चलिए सॉल्व करते हैं क्या है। देखिए एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है, यानी शून्य को छोड़कर, शून्य भी क्या है एक परिमेय संख्या ही तो है, तो शून्येतर मतलब शून्य को नहीं लेना है। तो यानी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, ध्यान रखना मैं यहाँ पे लिखता हूं, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या को क्या अपरिमेय संख्या से विभाजित करते हैं, तो इनका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही आएगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो ये जो आपका ऑप्शन है ये हो जाएगा बी, सही हो जाएगा। चलिए मैं एक एग्जांपल से भी आपको यहाँ बता देता हूँ। परिमेय संख्या आप कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए मैंने 1/2 ले ली। अब इसको मुझे भाग करना है किससे, एक अपरिमेय संख्या से, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या हम लेंगे तो क्या करेंगे, कोई भी ले लीजिए, √2 ले लीजिए, मैंने √2 ले लिया। अब इससे हम भाग लगाएंगे तो क्या आएगा रिजल्ट, 1/2 √2, और ये क्या है एक अपरिमेय संख्या है। आप कोई और ले लीजिए, आप 5 ले लीजिए, इसको आप कोई भी अपरिमेय संख्या ले लीजिए, √3 ले लीजिए, तो ये क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या ही तो है। तो इस प्रकार आप ये ध्यान रखना, जब भी किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग लगाया जाएगा तो उनका जो भागफल है कैसा आएगा, अपरिमेय संख्या आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, किसी धनात्मक समपूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। तो चलिए इसको मैं पहले मिटा दूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी धनात्मक समपूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो चलिए पहले मैं इसका ऑप्शन लिख लेता हूं। तो ऑप्शन ए है इसका p, ऑप्शन बी है इसका p+1, ऑप्शन सी है इसका 2p, और ऑप्शन डी है इसका 2p+1। तो यानी कहा है प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा, यानी विषम पूर्णांक होना चाहिए। तो देखिए विषम पूर्णांक कौन सा होता है, पहले मैं आपको पूर्णांक समझा देता हूँ। संख्या रेखा आपने देखी होगी, ये संख्या रेखा है,
यहाँ बीच में 0 है, तो यहाँ है, जब आप राइट हैंड साइड की तरफ चलेंगे तो वो नंबर बढ़ेंगे प्लस में, 3 4 ऐसे बढ़ते चलेंगे, और इधर नंबर माइनस में बढ़ते चलेंगे इन्फिनिटी तक। यहाँ हो जाएगा -1 -2 -3। तो ये जो नंबर है इनको हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर z माइनस, ये जो है ये है पॉजिटिव इंटीजर z प्लस, और ये क्या है, 0 इंटीजर है। तो हमें विषम पूर्णांक की बात करनी है, तो विषम पूर्णांक कौन से होते हैं, जिनमें 2 से भाग नहीं जाता है। तो यहाँ धनात्मक विषम पूर्णांक यानी पॉजिटिव वाले की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, देखो 3 है, आपका 7 है, 5 है, 9 है, तो ये सब क्या है, विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए कौन सा ऑप्शन उसके लिए सही होगा। तो देखिए मान लीजिए p का मान मैंने 1 ले लिया, तो देखिए 1 यहाँ रखूंगा, ठीक। अब मैं 2 लूंगा तो 2 तो फिर सम हो जाएगा, तो क्योंकि हर किसी के लिए वो सही होना चाहिए, एक नंबर के लिए नहीं, किसी भी नंबर के लिए होनी चाहिए। यहाँ आप देखिए, यहाँ पर मैं यदि मान लो नंबर से लूँ, 1 लूंगा तो ठीक है, 2 लूंगा तो उसमें 1 और जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा। मैं यहाँ पे अगर कोई, जैसे मैंने, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, सब ऐसे समझ आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे मैंने नंबर ले लिया, तो मैं 1 लेता हूँ तो यहाँ ठीक है यहाँ पे, लेकिन मैं फिर अगला नंबर लूंगा 2 तो वो सम हो जाएगा, तो ये तो हमारा सही नहीं है। फिर यहाँ पे दूसरा b लेता हूँ, b में देखो p का मान 1 लूंगा तो 1 और 1 2 तो वो सम हो जाएगा, ये भी गलत है। यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं अगर 1 लूंगा तो 2 का गुणा 1 से करेंगे तो सम हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 लूंगा तब भी सम हो जाएगा, ठीक है। 3 लूंगा तो 2 से गुणा करूंगा 6 हो जाएगा, तो ये भी गलत है। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि आप कोई भी नंबर लीजिए, आपने 1 लिया तो 1 का गुणा 2 से करेंगे कितना होगा, 2, और 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3। तो 3 कैसा है, विषम है। फिर मैं 2 लेता हूँ तो 2 दूनी 4 और 1 5, वो भी विषम है। फिर मैं 3 लेता हूँ, 3 दूनी 6 और 1 7, वो भी विषम है। 4 लेता हूँ, 4 दूनी 8 और 1 9, वो भी विषम है। 5 लेता हूँ तो 10 और 11 विषम, तो सबके लिए विषम हो जाएगा। अच्छा, ये अगर ये कहता कि प्रत्येक के लिए सम होना चाहिए तो क्या करते, तो फिर हमारा इसमें जो ऑप्शन हो जाता वो हो जाता हमारा सम के लिए। अगर सम पूछता, देखिए वहां पर मेरा काम क्या है, जिस टाइप का क्वेश्चन आता है उस टाइप का आपको क्वेश्चन बताना। थोड़ा बहुत अगर इधर उधर वो बदल देता है तो मैं उसको भी आपको बता रहा हूँ। तो आपको ये भी चीज ध्यान में रखनी है कि अगर वो सम बोल देता प्रत्येक सम के लिए, फिर उसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, परमेय संख्या। एक परमेय संख्या आपको दी है क्वेश्चन 10, तो इसका ऑप्शन ए है, पहले मैं ऑप्शन लिख दूं 1, ऑप्शन बी है इसका 2, ऑप्शन सी है इसका 3, और ऑप्शन डी है इसका 4। तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको बताना है। एक संख्या दी है, इसको लिखते हैं 17/2 की पावर 2 गुणा 5। ये संख्या का दशमलव प्रसार निम्नलिखित में से किस स्थान के बाद समाप्त हो जाएगा। मतलब वो ये कह रहा है, जैसे अगर मैं 17 में इस संख्या से भाग लगाऊं तो जो दशमलव प्रसार है वो कितने अंकों तक जाएगा। तो देखिए अभी तो ये संख्या आपके पास सिंपल है, यहाँ 17 है, 2 दूनी 4 पंजे 20 है। तो देखिए मैं आपको पहले इसका एक जनरली तरीका बता देता हूँ। तो इसको देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऊपर 17 है और नीचे है 20, ठीक है। तो यदि मैं ऐसा करूं, ऊपर कर दूं 5 से गुणा और नीचे भी कर दूं 5 से गुणा, तो ये कितना हो जाएगा, 17 पंजे 85 और ये हो जाएगा 20 पंजे 100। अब 100 से आप डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.585। तो देखो दो संख्याओं के बाद जो दशमलव है वो जो दशमलव विस्तार है वो रुक गया। लेकिन अगर संख्या बड़ी होती तो आप क्या करते, तो उसके लिए आप ध्यान रखना, आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखना, आप यहाँ पर अगर इनकी तुलना करें तो क्या है ये, इसको अगर मैं m मान लूं तो m कितना है 2 और n कितना है 1। तो जितनी पावर ज्यादा होगी, यानी यहाँ 2 पावर क्या है ज्यादा है 1 से, तो दशमलव प्रसार क्या है 2 अंकों पे ही रुक जाएगा, ठीक है, समाप्त हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे पावर हो जाती, यहाँ 5 की पावर हो जाती 4, तो फिर हम 4 अंकों बाद ये रुक जाता। तो इस प्रकार आप आसानी से समझ सकते हैं। तो कितने अंकों बाद रुक जाएगा 2, इसका ऑप्शन हो जाएगा 10 सही, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसका देखते हैं, क्वेश्चन है 11, सॉरी 11वां क्वेश्चन क्या है, संख्या 144 के गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल होगा। अब देखिए
बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन लिखते हैं, ए है 3 और इसका बी है 4, सी है 5 और डी है 6। यानी संख्या 144 की अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तो जो गुणनखंड की जो घातें आएंगी उनका योग क्या होगा। तो सबसे पहले आप 144 की गुणनखंड कर लीजिए, बिल्कुल आसान है। 144 का गुणनखंड करेंगे कितना आएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 से करेंगे 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 18, 2 से करेंगे आ जाएगा 9, अब 3 से करेंगे आ जाएगा 3 और 3 से करेंगे 1। तो यानी 144 के गुणनखंडों में क्या आया 2, कितनी बार 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 इंटू ये कितना है 2, तो 3 की पावर 2। अब घातों का योगफल पूछा है तो यहाँ घात कितनी है 4, यह घात है 2, कितना हुआ 6, तो घातों का योगफल कितना हो जाएगा 6। यानी इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका लास्ट ये है आपका 15 18, यानी ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 है। ये है आपका 15 18 24 का मासा आपको बताना है, एचसीएफ बताना है। ऑप्शन ए है 90, ऑप्शन बी है 120, ऑप्शन सी है 240 और इसका ऑप्शन डी है 360। तो दोस्तों ये जो लास्ट क्वेश्चन है मैं आपके लिए इसको छोड़ रहा हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है। आप इसको सॉल्व करेंगे और मुझे इसका जो आंसर है उसे कमेंट करेंगे कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। मैं देखूंगा कि कौन सबसे पहले मुझे सॉल्व करके इसका कमेंट करेगा। तो आज हमने जो हमारा मैथ है 10th क्लास का जो मैथ है उसका फर्स्ट चैप्टर का मैंने पहला वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने आपको एक एक नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न मैंने सारे कवर किए हैं। इससे अलग कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत संख्या इधर उधर हो सकता है लेकिन क्वेश्चन नहीं आएगा अलग से, क्योंकि होता ही नहीं। मैंने ये सारे जो क्वेश्चन हैं वही कराए हैं जो पिछले सालों में पूछे गए हैं, और इन्हीं को कभी इसे पूछ लेता है कभी उसे पूछ लेता है, ऐसे बदल के ही वो क्वेश्चन पूछता है। और इससे आगे हम एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम कोशिश करेंगे कि जो इसमें इस चैप्टर से जो 2 नंबर के 3 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे उसमें कवर हो जाएंगे और उससे अलग कुछ भी नहीं आएगा। दोस्तों देखिए हम आपके लिए बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं, तो मैंने उसी में ये पहला वीडियो बनाया है, मैथ का हमारा पहला वीडियो है ये, क्योंकि अभी क्या है थोड़ी समस्याएं हैं और मेरा शेड्यूल बहुत बिजी है, थोड़ा समय कम दे पाता हूँ मैं तो, लेकिन बहुत जल्दी मैं अपना शेड्यूल आप जैसे मैं आपको टाइम दे पाऊँ उसके लिए कर रहा हूँ मैं प्रयास। बहुत जल्दी हम लगातार वीडियो प्रोवाइड आपको करवा देंगे। तो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, पहले जो हमने आपको साइंस का वीडियो दे दिया है वो आपने अच्छे से देख लिया होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करना है और उसके बाद फिर मैं देखूंगा कौन कौन इसका जवाब देता है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।